Hello students, welcome to the YouTube channel Physics Gyan, smarter way to learn the world of physics. Today in the chapter magnetic effect of current or moving charges and magnetism, we are going to derive magnetic field due to a long current carrying straight wire. ओके तो आज हम क्या करेंगे डेरिवेशन। आज हम एक बहुत लंबे, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को बात करें, किसी वायर में करंट फ्लो हो तो उस वजह से उसके आसपास में किसी भी रीजन के किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए एक कोई बहुत लंबा वायर है, काफ़ी लॉन्ग वायर है ए बी। इसके पास में कोई रीजन में पॉइंट है, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट पर हमें इस वायर में कोई करंट फ्लो हो रही है I। इस करंट के कारण हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो नॉर्मली हम करंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली बुक्स में आप देखेंगे कि सभी बुक्स में अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, तो हम उसी को आप यूज़ टू हैं उसके लिए, तो मैंने भी क्या किया है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है। डाउनवर्ड में करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। अब हम क्या करें, इसके जो फ्री एंड है उन फ्री एंड्स को हमने इस पॉइंट P से मिला दिया, वायर के दोनों एंड्स को पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया और पॉइंट P से वायर पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर मिल रहा है इसको C पॉइंट पे, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वायर। किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस का मतलब होता है कि उस पॉइंट से उस लाइन पे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस आएगी इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो ये जो पॉइंट है इस वायर से हम कहेंगे कि x डिस्टेंस पे है। तो हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक छोटा सा कंडक्टिंग वायर का करंट एलिमेंट लेते हैं। ये इसकी जो लेंथ है वो dl है। सपोज़ ये हमने कंडक्टिंग वायर का एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है dl, जो कि इस C पॉइंट से स्मॉल l डिस्टेंस पे है। और अभी A से हमने P को ज्वाइन किया, B से P को ज्वाइन किया। ये जो एंगल यहाँ बना रहे हैं, सपोज़ हमने माना ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। ठीक है, P से हमने A को ज्वाइन किया, P से B को ज्वाइन किया और P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो परपेंडिकुलर और इस डॉटेड लाइन के बीच का एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। अब हम इस dl एलिमेंट को, जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है वायर का, इसको भी पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे और ये हमने एंगल सपोज़ मान लिया ये एंगल है थीटा। और ये जो एंगल है जो कि वायर से ये पोजीशन वेक्टर, इसको हमने dl जो लिया है इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इस वायर से जो एंगल बना रहा है इट इज़ फाई। तो ये सारे हमने क्या किया, एंगल ले लिए। ये एंगल 90 डिग्री है। अब हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था कि किसी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी उसके आसपास के रीजन के किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है। तो अगर हम उसको लिखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट dl एट पॉइंट P विल बी, क्या होगा भाई, उसको सपोज हम लिख देते हैं dB। तो dB इज इक्वल टू क्या था, इट इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या था कि करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर का काम कर रहा है, करंट एलिमेंट ये है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, ये फाई। तो हमारा यहाँ पर जो साइन थीटा था लास्ट लेक्चर में वो फाई है, तो फाई साइन फाई हमने कर दिया, डिवाइडेड बाय इस करंट एलिमेंट की P से डिस्टेंस को हम अगर R लिख दें तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा R²। तो इस एलिमेंट की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, इसको हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1, ये कह दिया। अब अगर हमें पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे क्या करना है,
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो हम लिखेंगे नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब यहाँ आके थोड़ा सा कहते हैं कि पेच फंस रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। अब वो क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई, करंट एलिमेंट तो इतना सा है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बहुत ही लॉन्ग वायर हमने मान के चला है, तो उसकी लेंथ तो हमें पता ही नहीं है कि लॉन्ग है तो बहुत लॉन्ग है, भी बहुत ज़्यादा है, उसकी लेंथ कितनी लें, लेंथ के बारे में हमें दिया हुआ भी नहीं है, हम ये मान के भी नहीं चल रहे हैं कि ए बी की कोई पर्टिकुलर लेंथ है। तो कहने का मतलब है कि डी एल यहाँ पर वेरिएबल है, वेरी कर रहा है ना, डी एल इतना सा होके कितना जा रहा है हमें पता ही नहीं है। तो डी एल यहाँ पर वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। दूसरा, जब करंट एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो फाई, ये एंगल भी चेंज होगा, तो यहाँ फाई भी चेंज हो रहा है। तीसरा, जब करंट एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो आर भी चेंज हो रहा है, तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। तो हम इंटीग्रेशन किसका करें, कैसे करें, लिमिट क्या रखें, ये एक परेशानी है। ठीक है ना, 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, हम क्या करेंगे, इन तीनों ही टर्म को डी एल, फाई और आर स्क्वायर, तीनों ही टर्म को इस थीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर थीटा मिल गया तो थीटा की एक लिमिट इस पॉइंट से अगर उस पॉइंट तक चलें तो यहाँ पॉइंट पर थीटा की वैल्यू है थीटा 1 और इस पॉइंट पर ये एंगल आ रहा है थीटा 2। तो हमें दोनों एंड पर एंगुलर पोजीशन तो पता है, इसीलिए थीटा की टर्म में अगर हम इस तीनों टर्म को एक्सप्रेस कर लें तो उस इंटीग्रेशन करना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। समझ गए? तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम डी एल, फाई यानी साइन फाई और आर, तीनों को ही हम थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं डी एल की। अब डी एल कहाँ से लेके आए, तो डी एल की बात करें। अच्छा, एक चीज़ और कि चाहे आप यहाँ से कहीं पर भी चले जाओ, आर वेरी हो रहा है, फाई वेरी हो रहा है और डी एल वेरी हो रहा है, बट एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स चेंज नहीं हो रहा है। ये डिस्टेंस उतनी रहेगी पॉइंट पी की लाइन से, वो चेंज तो नहीं होगी। तो एक्स यहाँ पर कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम शुरू करते हैं। एल को हमें कन्वर्ट करना है, तो अगर हम ये ट्राइंगल लें पी सी और इसको हम सपोज क्यू मान लें, यहाँ पर पॉइंट है, तो पी सी क्यू में ये क्या है, थीटा। अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल पी सी क्यू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू मिल गई एक्स टेन थीटा। अब यहाँ पर एक्स तो कांस्टेंट है, हमें क्या चाहिए, डी एल चाहिए। तो आप इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लो, तो एक्स कांस्टेंट है, एल का डी एल हो जाएगा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा। यानी ये कहें कि हम इस पूरे इक्वेशन का अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें सपोज, तो डी बाय डी थीटा एल इज इक्वल टू एक्स डी बाय डी थीटा टेन थीटा। इसको हम क्या लिख देंगे, ये बन जाएगा डी एल डिवाइडेड बाय डी थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एक्स टेन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, टेन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करें भाई, थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो डी एल बन गया हमारे पास में एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये एक वैल्यू हमारे पास में आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। ठीक है, सेकंड काम ये इसका हो गया है। तो डी एल का तो मैटर सॉल्व हो गया है। अब आते हैं साइन फाई पे, तो ये मैं ऊपर का हटा देता हूँ, ये मानते हुए कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। ठीक है भाई, नहीं किया तो उसको पॉज करके आप नोट कर लें, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं साइन फाई की। साइन फाई की वैल्यू कैसे चेंज करें। अगर हम इसी ट्राइंगल में देखें, सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी सी क्यू,
साइन फाई, साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है x और हाइपोटेन्यूज क्या है r, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का एंगल होता है हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल जिसका साइन ले रहे हैं फाई का, इसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा x अपॉन r। अब इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सामने आ रही है कि इसी ट्राइंगल में अगर हम इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो x अपॉन r है वो इसमें कॉस थीटा भी है या साइन फाई भी है, समझ गए ना। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखें, कॉस थीटा इस ट्राइंगल में, तो ये थीटा के पास वाली जो साइड होती है, सामने तो परपेंडिकुलर, पास की बेस होगी, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x अपॉन r जो है ये बेसिकली कॉस थीटा भी है। तो यानी साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3। तो साइन फाई को हमने थीटा के फॉर्म में कर दिया, dl को थीटा के फॉर्म में कर दिया, बचा क्या, r को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसको भी हम थीटा के फॉर्म में कर लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर होता है। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन कॉस थीटा, या फिर 1 अपॉन कॉस क्या होता है भाई, x सेक थीटा। इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब इन सारी इक्वेशन से, यानी 2, 3, 4 से सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो क्या होगा, सिंगल वेरिएबल में हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। तो फ्रॉम हम लिखेंगे इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें dv क्या मिल जाएगा भाई, dv इज इक्वल टू, या b, क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्म में हम उसको ले आए थे तो हम इसको b के फॉर्म में लिख देते हैं। तो μ0 i डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन, i को बाहर ले लिया, dl की जगह क्या रखेंगे, x सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, साइन फाई की जगह रख देंगे कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह रख देंगे x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, x से 1 पावर x की कट गई, x तो कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर ले लेंगे। अब तो x को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, तो μ0 i अपॉन 4 पाई x, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसको अलग से कर ली। और अब हमारा जो वेरिएबल बचा है वो केवल बचा है कॉस थीटा, यानी थीटा, थीटा वेरिएबल है। तो जब थीटा सिंगल वेरिएबल बचा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी लिमिट रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू थीटा 1 होगी, और जब बी तक पहुंचेंगे तो थीटा की वैल्यू थीटा 2 हो जाएगी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मीन लाइन है थीटा 1 इसकी डाउनवर्ड में है, थीटा 2 अपवर्ड में है। और नॉर्मली जब ये इसको हम एक्स एक्सिस या बेस मानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो डाउनवर्ड एंगल को नेगेटिव, अपवर्ड एंगल को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट है, समझ गए ना, क्योंकि ये जो एंगल है ये क्या नीचे की ओर है इस मीन लाइन से, और ये ऊपर की ओर है, तो इसीलिए डाउनवर्ड एंगल को नॉर्मली नेगेटिव लेंगे। तो हम यहाँ पर रख देंगे इसकी लिमिट -θ1 से +θ2। तो ये हमारी क्या आ गई, लिमिट आ गई है, -θ1 से +θ2 चलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है भाई। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट रख देंगे 4 पाई x, ये हो जाएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, बट इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होगा, ध्यान रखना भाई। तो इट इज़ -θ1 टू +θ2। अब आप लिमिट रख दें, तो μ0 i डिवाइडेड बाय 4 पाई x, इट इज़ साइन θ2 माइनस साइन -θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो हम इसको बोल देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन θ1 प्लस कॉस θ2, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आएगा, बाहर आके इससे प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सप्रेशन मिल गया बी का, वो मिल गया μ0
अपॉन 4 पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम अलग से रख देते हैं और साथ में लिख देंगे फिर आई अपॉन एक्स और ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन बन गया लॉन्ग वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर वायर से किसी x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0/4 पाई आई अपॉन एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 क्या है, जो हम P से ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो एक किनारे से जो एंगल बन रहा है थीटा 1 और दूसरे एंड से जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है दैट इज़ थीटा 2। ये हमें डेरिवेशन एक्सप्रेशन जो है वो याद रखना है। डेरिवेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही बोर्ड पैटर्न से, बट अगर क्वेश्चंस बन जाते हैं डायरेक्ट या कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो हमें फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फार्मूलेज याद होने बहुत ज़रूरी हैं एज़ फार एज कंपटीशन एग्ज़ाम्स आर कंसर्न, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हमें डेरिवेशंस के स्टेप्स सारे पता होने चाहिए, वो कम से कम 2-3 बार हाथ से निकले होने चाहिए। तो उससे प्रैक्टिस हमारी इतनी बन जाएगी कि एग्ज़ाम्स में फिर जो है यूज्ड हो जाएंगे, अपना आप हमारा हाथ चलेगा। तो प्रैक्टिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके हम कुछ केसेस देख लेते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं, केस 1। हम इनफाइनाइट वायर से शुरू करेंगे और फिर सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट वायर पर आएंगे। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अगर ये वायर इतना लंबा हो कि इसकी लेंथ हम मान लें कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट जब लॉन्ग होगा तो ये जो है ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा कि थीटा बढ़ता 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 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। थीटा 1 भी नीचे आके क्या होगा, जैसे जैसे पॉइंट नीचे आ रहा है वैसे वैसे इधर जा रहा है, यानी एंगल लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है ना, इनफाइनाइट होने का मतलब है कि ये एंगल क्या हो गया है आपका ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया है। तो जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे भाई, π/2 यानी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स, म्यू 0 I डिवाइड बाय 4 पाई एक्स इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 2, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन एक्स, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 से 2 अभी नहीं काट रहे हैं क्योंकि म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, हमें पता है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ रख देंगे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू हमारी जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का वो है म्यू 0/4 पाई 2i अपॉन एक्स। अगर हम बात करें डायरेक्शन की आगे बढ़ने से पहले, तो चाहे कोई भी केस हो, चाहे इनफाइनाइटली लॉन्ग हो या फाइनाइट लेंथ का वायर हो, हमेशा डायरेक्शन हम करंट कैरिंग वायर के लिए किससे निकालेंगे, हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड के थंब को हम वायर के कंडक्टिंग वायर के करंट के अलॉन्ग रख देंगे। करंट अभी ऊपर की ओर जा रही है तो थंब को हमने ऊपर की ओर रख दिया और फिर फिंगर को टर्न करेंगे, घुमाएंगे। तो यहाँ पर फिंगर अंदर की ओर जा रही है, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, और अंदर की ओर होने का मतलब हमें उसका टेल नज़र आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डायरेक्शन इस पॉइंट पर प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। अगर ये पॉइंट यहाँ होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बताया था आपको, तो अगर ये यहाँ होगा तो यहाँ से जब आप फिंगर को पूरा टर्न करोगे तो ये बाहर की ओर आता हुआ नज़र आएगा। तो इसके लेफ्ट पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा और वहाँ पर क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है भाई, चलिए ये तो हुआ फर्स्ट केस। अब अपन नेक्स्ट केस पे आते हैं। सेमी फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सेमी फाइनाइट का मतलब ये है कि वायर तो बहुत लंबा है लेकिन ये जो पॉइंट है वो किसी एक एंड के नज़दीक है, दूसरा एंड तो बहुत आगे जा रहा है। कि एक एंड हमारे पकड़ में आ गया, हमारे हाथ में आ गया, हमें पता है कि एक एंड तो ये है, दूसरा एंड बहुत ज़्यादा है, वो पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो इसको मैं हटा देता हूँ डायग्राम को। तो सेकंड केस हमारा बनता है केस 2, लगता है इंक थोड़ी सी कम हो रही है। तो केस 2 जो होगा हमारा वो क्या होगा, केस 2 होगा, एक दूसरा पेन ढूंढ लेते हैं। चलिए केस 2 में हम मानते हैं, ले रहे हैं सेमी फाइनाइट, ये पेन बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, सेमी फाइनाइट लेंथ। अगर वायर की सेमी फाइनाइट लेंथ हो तो क्या होगा, सेमी फाइनाइट का मतलब हुआ कि ये वायर है, इसका एक एंड तो हमारे हाथ में है, दूसरा पता नहीं कहाँ है, बहुत लंबा है। एक एंड फाइनाइट है, दूसरा सेमी फाइनाइट, यानी एक एंड हमें पता है कहाँ है। तो सपोज ये पॉइंट P यहाँ पर है, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन करोगे और ये ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ हो गई x, ये हो गया है थीटा। तो थीटा 1 तो हमारा थीटा बन गया, पर थीटा 2 तो बहुत इन्फाइनाइट पे जा रहा है दूसरा है, तो थीटा 2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सेमी फाइनाइट के केस में अगर हमें एक एंड पता है, उसके आसपास में पॉइंट है हमारा जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इसमें करंट I फ्लो हो ही रही है, तो इन केस ऑफ सेमी फाइनाइट थीटा 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एंड थीटा 2 इज इक्वल टू π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस रीजन में, μ0/4π, दूसरा क्या था भाई I/x इंटू साइन थीटा 1 को थीटा कर देंगे और साइन थीटा 2 को 90 कर देंगे। तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πx 1 प्लस साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस साइन थीटा। तो केस आपको मतलब इनके रिजल्ट याद नहीं करने, बेसिक फार्मूला हमें याद करना है, μ0I/4πx साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फिर ये जो केसेस दे रखे हैं, केसेस लगा उसी मतलब फॉर्मूले में केस लगा के हम अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ डेरिवेशन पता होना चाहिए, डिराइव करनी आना चाहिए, लेकिन इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतने सारे फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल वो फॉर्मूला याद कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। चलिए सेकंड केस तो ये हो गया है। अब इसी में ही अगर एक केस और ले लेते हैं कि अगर जो पॉइंट है वो किसी एक वायर के एंड पर हो, यानी यहाँ पर हो, ठीक है, तो इसी का ही एक स्पेसिफिक केस है, इफ पॉइंट इज ऑन और नियर ही कर देते हैं, नियर वन एंड ऑफ सेमी फाइनाइट वायर, यानी एक एंड के नियर हो। तो जब एक एंड के नियर हो तो यही इसकी परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। तो एक एंड इधर है, तो जब ये यहाँ से इधर होता हुआ आ गया तो जो हमारा थीटा था अब वो क्या बन जाएगा, थीटा क्या बन जाएगा भाई, थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर से तो हम एंगल मेजर कर रहे हैं। सपोज ये यहाँ इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहे हैं वही देख रहे हैं। तो जब यहाँ इस एंड के नज़दीक में आ गया और एंड से हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इससे 0 एंगल बनाएगा, तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, देन थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 90। दूसरा एंड तो 90 है और इस एंड के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, μ0I डिवाइडेड बाय 4πx साइन 0 प्लस साइन 90। तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिल जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πx, ठीक है। तो ये हम इनफाइनाइट वायर का केस देखा। फिर सेमी फाइनाइट वायर के 2 केस देखे कि एक एंड के आसपास कोई रीजन में हो और दूसरा बिल्कुल पॉइंट एक एंड के नज़दीक हो, यानी एंड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमने नोट कर लिए। अब हम आते हैं फाइनाइट लेंथ के वायर पे। फाइनाइट लेंथ पे क्या होगा,
तो फाइनाइट लेंथ का वायर तो जो हमने डेरिवेशन किया था फर्स्ट बेसिक जिस मानते हुए लॉन्ग वायर का, तो बेसिकली वो फाइनाइट लेंथ का वायर इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज दोनों एंड आपको पता है और आपको ये पता है कि एक एंड से थीटा एंगल बन रहा है वर्टिकल, दूसरे एंगल से थीटा 2 बन रहा है, तो वो बेसिकली सेमी फाइनाइट लेंथ का ही केस है। पर उसमें हम थोड़ा स्पेसिफिक केस ले लेते हैं कि फाइनाइट लेंथ का वायर है और P जो है वो इसके सिमेट्रिकल मिड पॉइंट पर है, सिमेट्रिकली मिड पॉइंट पर है। तो इस केस को और डिस्कस कर लेते हैं, केस 3, ठीक है। वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ विद P situated at midway between the wire। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए वायर है ए बी जिसकी लेंथ L है और इसके सेंटर से यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप मान सकते हैं कि यहाँ कहीं पॉइंट है ये, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी भी L/2, ये हो जाएगी L/2, ये डिस्टेंस है x और ये एंगल हम लेके चलते हैं θ1 और ये एंगल हम लेके चलते हैं θ2, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर पॉइंट आ गया बेस C। तो अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही है हमारा बेसिक, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, B = μ0I/4πx sin θ1 प्लस sin θ2, ये बन गया। अब क्या करें, अब यहाँ पर θ1 क्योंकि देखो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो ये L/2 है, ये x है, तो θ1 और θ2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एक साइड इसकी कॉमन है, ये एंगल दोनों का 90 डिग्री है और ये लेंथ दोनों की सेम है L/2, तो दो लेंथ सेम हो गई, एक एंगल सेम हो गया, यानी SSA रूल लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो दोनों के एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, sin θ1 = sin θ2, अब दोनों एंगल सेम होंगे, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये x है ये L/2 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा, x² + L²/4, एलसीएम ले लेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं L² + 4x² डिवाइडेड बाय 4 का √2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो ये sin θ1 sin θ2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, ये मिल जाएगी L/2 डिवाइडेड बाय √L² + 4x² डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली मिल जाएगा L डिवाइडेड बाय √L² + 4x²। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो B हमें मिल जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πx sin θ1 + sin θ1 दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 2 sin θ, तो 2 × sin θ की वैल्यू क्या है, L डिवाइडेड बाय √L² + 4x²। तो फाइनली हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा μ0/4π। अब इसको अलग कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है साथ में, अब I को हम इसके साथ ले जाते हैं, 2IL डिवाइडेड बाय x √L² + 4x²। तो ये फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है कि अगर कोई वायर फाइनाइट लेंथ का हो तो हम उस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा, इस वायर में करंट ऊपर की ओर जो है वो I फ्लो हो रही है। तो बस करंट की डायरेक्शन से केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा, डिस्टेंस उतनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि एक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी, तो ये क्रॉस मार्क कर देंगे यहाँ पर। तो डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ठीक है। तो ये हमने इसका कंप्लीट डेरिवेशन और इसके स्पेसिफिक केसेस देख लिए कि इनफाइनाइट लेंथ में क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा,
और फाइनाइट लेंथ में सिमेट्रिकली प्लेस्ड किसी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे पैरेलल वायर। अगर दो वायर हैं, सपोज एक वायर का तो कोई इशू है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब मेन जो कहानी शुरू होती है वो दो वायर से होती है, फिर हम उसको बैंड भी करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम पैरेलल वायर के दो केसेस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है इसका ए पार्ट है, दो वायर है, दोनों में ही 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये एक वायर और ये दूसरा वायर, दोनों में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ये I1 है और ये I2 है। ये वायर है 1, ये वायर है 2। इनकी जो बीच की ये डिस्टेंस है इट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो हम 3 पॉइंट मार्क करते हैं। सपोज एक पॉइंट ये मार्क कर लिया P, एक बीच में कर लिया Q, एक यहाँ कर लिया R। हमें इन तीनों पॉइंट पर इस दोनों कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो, ये इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, तो हमें PQR पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। और ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया, लेकिन अगर डिस्टेंस चेंज भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बस इतना ही है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बात करते हैं फॉर पॉइंट P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। फॉर पॉइंट P पॉइंट पर अगर बात करें, ड्यू टू वायर 1 वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें वैल्यू की, तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है तो μ0/4π, पहले तो अब इसका बेसिक फॉर्मूला लिख दें, क्या है 2I1 डिवाइड बाय x1। I1 इसकी करंट और x1 क्या है, जिस पॉइंट से निकालनी है, जिस पॉइंट पर निकालनी है वायर 1 की, उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो x को हमने यहाँ पर x1 कर दिया है, तो ये हमारा x1 ये है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर केस में चेंज होगा इसकी वैल्यू। तो ये x1 हो गया है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन भी हम पहले एक वैल्यू लिखा लें, उसके बाद में लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है भाई, 10⁻⁻7 होता है, μ0/4π पता है हमें। 2 इंटू करंट कितनी है 10 एम्पियर, डिस्टेंस कितनी है 5, यानी हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 5 सेंटीमीटर का मतलब 0.05 मीटर, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, तो ये चला गया 100 ऊपर, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। तो B1 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻7 और 100 का मतलब 10⁻2, तो -7 + 2 -5 बचेगी पावर में, टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, थंब ऊपर की ओर रखो और फिंगर्स को राइट हैंड को टर्न करो, तो ऊपर की ओर होगी, बाहर की ओर, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, तो ये मिल जाएगा डॉट। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, ये तो वो वायर 1 के कारण। अभी इसी पॉइंट की, अभी हम केवल P की ही बात कर रहे हैं। ड्यू टू वायर 2 वायर के कारण, वायर 2 में करंट फ्लो के कारण अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो B2 क्या होगा, μ0/4π 2I2 डिवाइडेड बाय उसकी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 10 एम्पियर करंट है, x2 क्या है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 555, तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। तो 15 का मतलब 0.15, तो 0.15 का मतलब ये ऊपर चला गया है, और ये कट गया 3 से, ये कट गया 2 से, तो ये मिल जाएगी 4/3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। डायरेक्शन क्या है, एक ही साइड में है, अपवर्ड होगा। अगर हम थंब को यहाँ रखेंगे और फिंगर्स को रोटेट करें तो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड आएगी, तो ये हो गई है अपवर्ड। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, यानी जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो किसी भी वायर के एक साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये हम याद भी कर रख सकते हैं, ये हम ध्यान में रख सकते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू B1 प्लस B2। अब B1 कितना है 4 इंटू 10 पावर -5 प्लस 4/3 इंटू 10 पावर -5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए भाई, इसकी एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 16/3 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला, और डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो आ गया पॉइंट P। सिमिलरली अब हम आते हैं पॉइंट Q पर। ड्यू टू वायर 1, तो ये बेसिक फॉर्मूला तो हमारा वही होगा, μ0/4 2I1 डिवाइड बाई x1। I1 तो वही है, अब x1 हमारा ये हो जाएगा, इस पॉइंट Q पे निकालना है। तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई x1, यानी 0.05। फिर उसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, फिर कट जाएगा, इससे 2 से 2 2 या 4 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी भाई, अब इस वायर 1 में करंट के कारण पॉइंट Q पे डायरेक्शन अगर राइट हैंड से निकालेंगे तो अंदर की ओर आ रही है। ओके, ये अंदर की ओर का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, तो आपको टेल नज़र आएगा। तो ये क्रॉस का मतलब अंदर की ओर है। ठीक है, अब हम आते हैं वायर 2 के कारण। नाउ ड्यू टू वायर 2 के कारण अगर बात करें, बिकॉज ऑफ वायर 2, तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 2I2 डिवाइडेड बाई x2। तो ये हो जाएगा 10 पावर -7 इंटू 2, I2 क्या है भाई 10, x2 क्या है, I2 से इसकी डिस्टेंस ये भी 5 है, तो ये हो जाएगा 0.05। तो आंसर सेम आएगा जो यहाँ पर है, क्योंकि मिडवे पे है तो दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला। अब वायर 2 के कारण इस पर डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप राइट हैंड से निकालोगे तो बाहर की ओर होगी। तो ये अंदर की ओर थी भाई, वायर 1 के कारण अंदर की ओर है, वायर 2 के कारण बाहर की ओर है। तो बाहर का मतलब ये क्या होगा, डॉट नज़र आएगा। तो ये हो गई है, यानी इस पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। समझ गए। तो ये तो वायर ऐसे रखे हुए हैं सपोज, ठीक है, तो दोनों में सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रही है। तो बीच में एक के कारण अगर अंदर की ओर है, दूसरे के कारण बाहर की ओर है। तो आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो एक वायर के कारण ऊपर की ओर है, एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर है। और यहाँ पर उनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो चांस की बात है। मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है तो फिर जो बिगर मैग्नीट्यूड है उसमें हम स्मॉलर मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे, और जो बड़े की डायरेक्शन है वही नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बट यहाँ तो मैग्नीट्यूड सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा भाई, Q पर 0 मिल जाएगा। तो B1 माइनस B2 सेम वैल्यू है, 4 इंटू 10 पावर -5 माइनस 4 इंटू 10 पावर -5, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो हुआ Q। अब हम बात करते हैं R। तो R पर इसका मतलब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दो वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो इनके मिड वे में किसी भी पॉइंट पर दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक डायरेक्शन में नहीं होगी। एक वायर के कारण अगर अंदर की ओर है तो दूसरे वायर के कारण वो बाहर की ओर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो नेट क्या होगा, उसका डिफरेंस होगा बिगर माइनस स्मॉलर, और बिगर की जो डायरेक्शन है वही नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, वैल्यू से पता लग जाएगा कौन सा बिगर है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगा बिगर माइनस स्मॉलर, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ बिगर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट R पे। तो R की अगर हम बात करें तो पॉइंट R पे वायर 1 के कारण ड्यू टू वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, वायर 1 के कारण अगर हम बात करते हैं तो बेसिक फार्मूला पहले वही लिखें। फार्मूला देखो, जब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उतनी बार ही आप फॉर्मूलेज लिखो। मैं भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी भी हैबिट हो जाए, क्योंकि फॉर्मूलेज को हम बार बार लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूलेज दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, वो फॉर्मूलेज हमें याद होने शुरू हो जाएंगे। डायरेक्ट वैल्यूज़ तो मैं भी लिख सकता हूँ, बट डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखने में अगर फॉर्मूलेज की कितनी प्रैक्टिस हमारी नहीं है तो अगर कोई एक वैल्यूज़ भी इधर उधर हो गई तो आंसर जो है अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसीलिए हमेशा फॉर्मूला पहले लिखो, ठीक है। तो बेसिक हमारा फॉर्मूला क्या है, μ0/4 पाई इंटू इन्फिनिट वायर के कारण 2i1 डिवाइड बाई x1। तो ये है 10⁻⁻7। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, r की बात कर रहे हैं। तो 2 इंटू वायर 1 पे करंट है कितनी 10 और डिस्टेंस कितनी 555। तो ये कितनी हो जाएगी भाई 15 यानी कि 0.15 मीटर। डेसिमल हटाओगे 2 0 आएगा, ये 2 से ये 3 से जाएगा, 2 2 जा 4, 4/3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। राइट हैंड से निकाल लो भाई, डायरेक्शन आर में क्या होगा, अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब क्रॉस। अब हम निकालेंगे ड्यू टू वायर 2 के कारण क्या होगा पॉइंट आर पे। पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, μ0/4 पाई 2i2 डिवाइड बाई x2 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई x2 कितना है, वायर 2 से r की डिस्टेंस 0.05। कितना हो जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा कट के, वही फाइनली आंसर क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब इसकी वजह से भी क्या है, डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर का मतलब क्रॉस। तो यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, इसका मतलब दोनों वायर के कारण आर पे जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, जुड़ जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻5 प्लस का 4 इंटू 10⁻⁻5 एलसीएम लेंगे, 12 प्लस 4 16/3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। नेट डायरेक्शन अंदर की ओर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अंदर की ओर है तो नेट डायरेक्शन भी अंदर की ओर ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया है दोनों वायर्स में करंट फ्लो होने के कारण PQR पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप ध्यान रखना कि दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो किसी भी वायर के एक साइड में, चाहे वो 1 के इस साइड में या 2 के उस साइड में, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का दोनों वायर की वजह से, दोनों वायर में करंट की वजह से सेम डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अब डायरेक्शन में है तो वहाँ डाउनवर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर B1 की डायरेक्शन क्या थी, बाहर की ओर, B2 की डायरेक्शन क्या थी, बाहर की ओर। इस पॉइंट पर अगर हम निकालें तो B1 की डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर, और B2 यानी इस वायर I2 के कारण डायरेक्शन क्या है, ये है बाहर की ओर, तो ये डॉट, तो इसलिए डिफरेंस होगा। और यहाँ पर क्या होगा, B1 के कारण तो है अंदर और B2 के कारण भी अंदर की ओर ही है। तो ये हमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस मिल गई है तीनों रीजन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं। तो नेक्स्ट केस में वैल्यूज़ जो है आप लोग निकालना, मैं नहीं निकालूंगा, मैं आपको केवल केस बता देता हूँ कि अगर दोनों ही वायर में करंट सेम है या कोई भी है, सपोज अभी हम सेम हम लेके चल रहे हैं तो आप सेम ले लो, और अलग हो तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मेन तो डायरेक्शन का पता होना चाहिए और फिर बिगर में से स्मॉलर माइनस कर देंगे। अब अगर डायरेक्शन दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, एक में तो ऊपर की ओर हो और एक में नीचे की ओर हो, तो ये I1, ये है वायर 1, ये है वायर 2, ये है करंट I2। तो आप देखें भाई, अब सपोज़ यहाँ पर ये पॉइंट P है, वो सेम डिस्टेंस पर है 5, ये भी Q.5 पर, और यहाँ से R.5 पर। वही हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, 555 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, सारी की सारी डिस्टेंस ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक से लिख देता हूँ। तो अब PQR पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है और मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो वही है जो हमने अभी प्रीवियस केस में डिस्कस किया है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, तो मैं आप पर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। वायर 1 के कारण डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अप साइड में। तो B1 के कारण अप साइड का मतलब डॉट आएगा, और वायर 2 अब देखो भी नीचे की ओर है, नीचे की ओर घुमाओगे तो ये अंदर की ओर जा रहा है, थंब को नीचे की ओर करोगे तो ये अंदर की ओर जा रहा है। इसका मतलब B2 क्या होगा, B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो अब इस रीजन में दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर वायर 1 के कारण अंदर की ओर, तो B1 के कारण क्या होगा क्रॉस, और वायर 2 के कारण भी अंदर की ओर आएगा, तो वायर 2 के कारण भी क्रॉस। अब इन बिटवीन, इनके बीच के रीजन में अब मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है, जबकि इससे पहले वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन में थी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आर। आर पर क्या है भाई, I1 के कारण फील्ड अंदर की ओर है, तो B1 का क्रॉस आएगा, और अगर हम क्या करें वायर 2 के कारण निकालें, थंब इधर रखें, फिंगर्स को घुमाएं, तो बाहर की ओर आ रहा है, तो B2 जो है वो बाहर की ओर का मतलब डॉट आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब दो पैरेलल वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो इनके बीच के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आता है, और इनके आसपास के आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। कब, जब वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो बीच के रीजन में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आज हमने ये मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि पैरेलल वायर पे थे, तो और आज हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द केस व्हेन सम वायर इज बेंड। अगर हम किसी वायर को बेंड कर दें, कोई वायर रेक्टेंगुलर शेप में हो उसमें करंट फ्लो हो रही है, हेक्सागोनल शेप में हो उसमें करंट फ्लो हो रही है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर आपस में क्रॉस हैं, तो उसके किसी रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए एंड शेयर करिए। आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।